हेलो एवरीवन। चलो मेन सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 6 का रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 77 क्या कहता है, चलो देखना ध्यान से। लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो सुनो, सेक्शन 77 कहता है, सेक्शन 77 रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी चार्ज क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 77 कहता है कि कंपनी ने जो भी चार्जेस क्या करे हैं क्रिएट, उन चार्जेस को कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यानी सिंपल वर्ड्स में, कंपनी ने जो भी सिक्योरिटीज गिरवी रखी हैं, जो भी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी हैं, उसकी जानकारी कंपनी को आरओसी को देनी पड़ेगी। अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो, इंडिया में सिचुएटेड हो, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड हो, आपको उसकी जानकारी आरओसी को देनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाओगे? आरओसी के पास। टाइम लिमिट याद रखना, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया है उसके 30 दिनों के अंदर आपको उसकी जानकारी, उसका इंटीमेशन आपको आरओसी को देना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से। पता है, अब आरओसी को आप इंटीमेशन, देखो ये कंपनी है, ठीक है, और ये आरओसी है। तो सेक्शन 77 कहता है कि कंपनी ने जो भी चार्ज क्रिएट करे हैं उसकी जानकारी कंपनी को आरओसी को देनी पड़ेगी चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर। तो पता है, कंपनी को ना जानकारी दो फॉर्म्स में देनी पड़ेगी। या तो कंपनी को जानकारी देनी पड़ेगी CHG 1 में, CHG मतलब चार्ज, या कंपनी को जानकारी देनी पड़ेगी CHG 9 में। अब CHG 1 कब होगा, CHG 9 कब होगा, वो देखना। ये देखो फॉर्म CHG 1 पता है कब यूज होता है? जब आपने प्रॉपर्टी को गिरवी किसके अगेंस्ट रखा है, किसी लोन के अगेंस्ट। और CHG 9 तब यूज होता है जब आपने प्रॉपर्टी को गिरवी किसके अगेंस्ट रखा है? डिबेंचर्स के अगेंस्ट। मतलब याद रखना, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो कंपनी ने लोन के अगेंस्ट, बैंक से जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसकी जानकारी CHG 1 में जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ने लोन डिबेंचर होल्डर्स से लिया है तो डिबेंचर होल्डर्स के पास जो सिक्योरिटी रखी जाएगी उसकी जानकारी CHG 9 में जाएगी। तो लोन के लिए CHG 1 होगा और डिबेंचर्स के लिए CHG 9 होगा। अच्छा, फिर पता है वो क्या कहता है सेक्शन 77? सेक्शन 77 कहता है, ध्यान से, कि आपको ना आरओसी को CHG 1 सबमिट करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी है, या आपको CHG 9 जमा करना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर्टी डिबेंचर्स के अगेंस्ट गिरवी रखी है। ठीक है, इसके साथ आपको आरओसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भी आरओसी के पास जमा करवाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज? पता है, अब जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो याद करो पिछली क्लास, उसे क्या कहते हैं? प्लेज। अच्छा, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो आपके और बैंक के बीच में बनेगा प्लेज अग्रीमेंट। और अगर आपने
इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो आपके और बैंक के बीच में बनेगी एक मॉर्गेज डीड। ये प्लेज एग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। तो वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या क्या जमा करना पड़ेगा बताओ आरओसी के पास? CHG1 या CHG9 प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज आपको जमा करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो आपको आरओसी को पे करनी पड़ेगी। और याद रखना ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे साइन होना चाहिए दोनों का। कौन दोनों का? कंपनी का भी और चार्ज होल्डर का भी। चार्ज होल्डर मतलब अगर लोन बैंक से लिया है तो बैंक का होना चाहिए, अगर लोन डिबेंचर होल्डर से लिया है तो सिग्नेचर डिबेंचर होल्डर्स का होना चाहिए, ठीक है। कितने दिनों में जमा करना है? 30 दिनों के अंदर अंदर जमा करना है। चलो अब अगला टॉपिक आता है, अच्छा अब अगला टॉपिक आपका आता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। क्या है? ध्यान से मेरी बात समझना, थोड़ा समझने वाला केस है। पता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या मतलब होता है? कॉन्डोनेशन का मतलब होता है माफी मांगना, फॉरगिवनेस। कॉन्डोनेशन का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। किस चीज की माफी मांगना? देरी होने की, देरी होने की माफी मांगना, ठीक है। अच्छा किस चीज में देरी हुई है मेरे को बताओ। सेक्शन 77 कहता है कि आपको चार्ज रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास, यानी चार्ज की सूचना देनी है आरओसी को कितने दिनों के अंदर अंदर? चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर आपने 30 दिनों के अंदर आरओसी को सूचना नहीं दी तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पैर में गिर के, मतलब ऐसे सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, आरओसी के पैर में गिर के देरी की क्या मांगनी पड़ेगी? माफी मांगनी पड़ेगी। और आरओसी को कहना पड़ेगा सर गलती हो गई बहुत बड़ी हमसे, हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो अपने चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए। मतलब उससे एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपको मांगना पड़ेगा। अब क्या कहता है देखना ध्यान से। चार्ज क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। पता है जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, ये पता है कब कमेंस हुआ था? 12 जैन 2019 को। ये डेट थोड़ी सी याद रख लेना। सुनो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट 12 जनवरी 2019 से पहले किया है तो क्या रूल होगा? तो पहला पॉइंट तो वही है, रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट 12 जनवरी 2019 से पहले चार्ज क्रिएट किया है तो चार्ज क्रिएट करने से 30 दिनों के अंदर अंदर जानकारी आपको आरओसी को देनी पड़ेगी। मतलब चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कब तक? 30 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्ज को क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर। इफ नॉट, अगर नहीं करवाया तो आरओसी के पैर में गिर के देरी की माफी मांगो और कहो आरओसी हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो अपने चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए। उस केस में आपको आरओसी, ध्यान से सुनना, कितना टाइम दे रहा है? विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज और 6 मंथ्स, ध्यान से सुनना, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको ना एक एग्जांपल से ये जरा केस समझाता हूं। ये देखना मेरे साथ साथ ना, ये एग्जांपल सब लिख लेना। देखना एग्जांपल, पूरा केस एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। देखो सपोज चार्ज क्रिएटेड
ऑन 1 Jan 2019। कौन सी डेट को चार्ज क्रिएट किया है? 1 Jan 2019 को आपने चार्ज क्रिएट किया है। अब सुनना मेरी बात, जो लॉ कहता है, आपको लॉ कहता है आपने चार्ज 1 Jan 19 को क्रिएट किया है, मतलब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 शुरू होने से पहले क्रिएट किया है। तो आपको ये चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब आपने 1 Jan को क्रिएट किया ना, तो 1 Jan से 30 डेज, तो फर्स्ट को इंक्लूड करना, यह आ जाएगा 30th Jan 19 तक आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 30th Jan तक चार्ज रजिस्टर करवा दिया तब तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 30th Jan तक चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको देरी की माफी मांगनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि वो आपको एक्सटेंशन दे दे टाइम का। अच्छा, अब रजिस्ट्रार ने क्या कहा, कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने क्या कहा? इफ नॉट, अगर 30 Jan तक आपने रजिस्टर नहीं करा तो उस केस में आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। याद रखना 300 डेज कहां से हैं? चार्ज क्रिएट करने की डेट से 300 डेज, मतलब 1 Jan 19 से 300 डेज। तो अगर मैं ना कैलकुलेटर्स पे एक बार करूं 1 Jan से 300 डेज, 1 Jan को इंक्लूड करना, 31 डेज Jan के, फेब के 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 27 अक्टूबर, यानी 27 अक्टूबर 2019 और 6 months फ्रॉम commencement of कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। किस दिन कमेंस हुआ था? 12 जनवरी 19 प्लस 6 मंथ्स करो तो 12 जनवरी प्लस 6 मंथ्स, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 11 जुलाई 19, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। यानी बताओ आपको चार्ज रजिस्टर कब तक करवाना पड़ेगा? 11 जुलाई 19 तक आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो मुझे एक बार बताओ, जो चार्ज आपने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 को शुरू होने से पहले क्रिएट किया था, आपको पहले कितना टाइम दिया गया? 30 दिनों तक, मतलब 30 जनवरी 19 तक रजिस्टर करवा लो। अगर 30 जनवरी 19 तक रजिस्टर नहीं करवाया तो उस केस में आपको टाइम दिया गया है विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब 1 जनवरी से 300 डेज, दैट इज 27 अक्टूबर, और 6 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब 12 जनवरी से 6 months 11 जुलाई, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब अगर आपने 30 जनवरी तक रजिस्टर नहीं करा तो आपको 11 जुलाई तक चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात उन चार्जेस की जो क्रिएट हुए थे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने से पहले। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं, जब आप डिले करते हो ना चार्ज को रजिस्टर करवाने में, तो आपको कुछ एडिशनल फीस आपको रजिस्ट्रार को पे करनी पड़ेगी फॉर डिले के लिए। एक तरह से आप कह सकते हो, मतलब वर्ड नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन आप कह सकते हो पेनल्टी जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इंपोज करी है फॉर डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब सेकंड केस क्या है? अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब चार्ज क्रिएट किया है 12 जनवरी 19 को या उसके बाद। अच्छा, अब ये सुनना बहुत सिंपल है, यहां पर ना पहला रूल तो वही है
रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, मतलब क्रिएशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं करा 30 दिनों के अंदर अंदर तो विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज प्लस एडिशनल फीस। मुझे बताओ इनिशियली कितना टाइम दिया गया था? 30 दिन। अगर उन 30 दिनों में नहीं करा तो और 30 दिन दिए गए, मतलब टोटल 60 दिन विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। और 60 डेज नहीं, टोटल 60, 30 इनिशियल प्लस फर्दर 30 और साथ में एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, इन 60 दिनों में नहीं, इन 60 दिनों में भी नहीं किया तो फर्दर पीरियड, नोटिस करो, फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज और कितने दिन दिए गए? 60 दिन। और इस केस में आपको पे करनी पड़ती है एड वेलोरम फीस। वो आपके रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो बहुत सिंपल है, इसमें खास कोई दिक्कत नहीं। देखो इस दिन 1 फेब 19 को आपने चार्ज क्रिएट किया, क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब सुनो, पहले बताओ आपको पहले कितने दिन दिए गए? 30 दिन। पहले आपको दिए गए 30 दिन यहां तक। अच्छा, मैं 1 फेब में अगर 30 दिन ऐड करूं तो फेब के हो गए 28 और मार्च के हो गए 2, तो 2 मार्च 19, मतलब आपको चार्ज 2 मार्च 19 तक रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर 2 मार्च तक नहीं करवाया तो और कितने दिन दिए गए? 30, मतलब टोटल 60 दिन और दिए गए 30 दिन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 30 दिन देखूं तो ये आ जाता है आपका 29 दिन आपके मार्च के और 1 अप्रैल 19 तक आपको चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब टोटल कितने दिन दे दिए गए हैं? 60। अच्छा, अगर आपने 1 अप्रैल तक भी नहीं करवाया तो और आपको 60 दिन और दिए गए हैं। तो 1 अप्रैल में अगर मैं 60 दिन ऐड करूं तो यह आ जाता है आपका अप्रैल के बचे 29, मई के 31, तो 31 मई 19 तक आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्लस जो भी एडिशनल फीस है वो आपको टाइम टू टाइम पे करनी पड़ेगी। एक तरह से पेनल्टी गवर्नमेंट आपके ऊपर इंपोज कर रही है। तो मुझे बताओ, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो उस केस में पहले कितने दिन है? 30 दिन प्लस 30 दिन और प्लस 60 दिन और। तो मुझे बताओ इनिशियल कितने दिन? 30 दिन। फर्दर कितने दिन दिए? और 30 दिन, प्लस फर्दर और कितने दिन दिए? 60 दिन। तो 30 प्लस 60 डेज गवर्नमेंट आपको दे रही है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो ये आपका हो गया कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। और एक छोटा सा पॉइंट और करा दूं, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सुनो, आरओसी शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन CHG 2। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए अप्लाई किस फॉर्म में किया था? CHG 1 या CHG 9? और सर्टिफिकेट जो आरओसी आपको देगा कि आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा CHG 2 में। और याद रखना, वो सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने इस चैप्टर की, चैप्टर 6 मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, आपने इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस को आपने कंप्लाई करा है। ठीक है, एक बात मैं इसमें ना और बता दूं छोटी सी, बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पता है क्या, कई बार क्या होता है, हमने चार्ज पहले क्रिएट करा हुआ होता है, हमने चार्ज पहले क्रिएट किया हुआ होता है, उस चार्ज को रजिस्टर भी करवा रखा होता है, लेकिन हम अब उस चार्ज को क्या करवाना चाहते हैं? मॉडिफाई, चेंजेस करवाना चाहते हैं उस चार्ज में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी ने ना पहले कभी बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया था,
ठीक है। उसके बदले कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी एक बैंक के पास क्या करवा दी थी, गिरवी रखवा दी थी। प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की। तो मुझे बताओ लोन कितने का लिया था, 50 लाख का, और प्रॉपर्टी कितने की थी, 1 करोड़ की। इस चार्ज को कंपनी ने आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। ये सब हो रखा है। अब क्या हुआ, कंपनी ना बैंक से लोन का टॉपअप चाहती है। लोन का क्या चाहती है, टॉपअप। टॉपअप मतलब 50 लाख तो कंपनी ले चुकी है लोन, कंपनी 20 लाख का लोन बैंक से और चाहती है। ठीक है। बैंक ने कहा प्रॉपर्टी, मैंने कहा, कंपनी ने कहा भाई प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है, भाई एक बात बताओ, हमने तुम्हारे पास कितने रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, 1 करोड़ रुपए की। अभी तक लोन कितने का लिया है, 50 लाख रुपए का। तो 20 लाख का लोन तो और ले सकते हैं ना। और लेने के बावजूद भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें लोन देने में। तो मुझे एक बात बताओ, सुनो, मैं एक बार जरा आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपनी ने पहले कभी बैंक से लोन लिया था 50 लाख का, इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो गिरवी रखवाई थी वो थी 1 करोड़ की। अब और इस चार्ज को कंपनी ने रजिस्टर भी करवा लिया है आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर अंदर। अब कंपनी फर्दर लोन चाहती है 20 लाख रुपए का। और याद रखना दोबारा प्रॉपर्टी रखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो लोन कितने का है, 70 लाख का, और प्रॉपर्टी कितने की है, 1 करोड़ की। अभी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन की वैल्यू से क्या है, ज्यादा। तो अब बताओ आप चार्ज को क्या करवाना चाहते हो, अब रजिस्टर हो रखा है, इसकी भी तो सूचना देनी पड़ेगी ना आपको। किसको, आरओसी को सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है। और याद रखना इसे हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नहीं कहते, चार्ज तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। हम ओरिजिनली जो हमने चार्ज रजिस्टर करवा रखा था उसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। और याद रखना रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म एक ही होता है, CHG 1 या CHG 9। मतलब CHG 1 के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा, CHG 1 के थ्रू ही आपका मॉडिफिकेशन होगा अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई है अगेंस्ट लोन। अच्छा, अगर डिबेंचर्स के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो भी CHG 9 ही होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी और मॉडिफिकेशन के लिए भी। तो एक लमसम बात समझना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए फॉर्म एक ही होता है, CHG 1 लोन के केस पे और CHG 9 डिबेंचर्स के केस पे। लेकिन आरओसी जो आपको सर्टिफिकेट देती है ना, सर्टिफिकेट अलग होते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट देगी तो वो CHG 2 में देगी, और अगर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट देगी तो वो CHG 3 में देगी। तो याद रखना मॉडिफिकेशन की जानकारी CHG 1 में दोगे, लेकिन मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट CHG 3 में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की जानकारी CHG 1 में दोगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको CHG 2 में मिलेगा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।